नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्टडी विद डीके दिलीप ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर के सामाजिक विज्ञान पेपर के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हमें आज इतिहास का पोर्शन स्टार्ट करना है। और इस इतिहास के पोर्शन में हम लोग आज मौर्य वंश के स्थापना और मौर्य वंश के इतिहास को जानने के साधन स्रोत तथा प्रथम साम्राज्य निर्माता या भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना कब होती है। तो हम देख रहे हैं कि मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में होती है और मौर्य वंश की स्थापना के पहले मगध साम्राज्य पर नंद वंशों का शासन था और वहाँ पर महापद्मनंद और घनानंद जैसे शासक शासन कर रहे थे। घनानंद की हत्या करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की अपने गुरु चाणक्य की सहायता से। चाणक्य के कूटनीतियों के द्वारा ही मौर्य वंश की स्थापना हो पाती है मगध में, और एक विशाल साम्राज्य खड़ा करता है चंद्रगुप्त मौर्य। इसका अंतिम शासक बृहद्रथ था और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वंश कहें तो मयूर इनका राजचिन्ह था, अर्थात मोर इनका राजचिन्ह है, क्योंकि इनके वंशावली में मुरा नाम की एक रखेल थी। उसी से उत्पन्न पुत्र होने के नाते मुराओं को मौर्य कहा जाने लगा और यहीं से इनका राजचिन्ह मयूर हो गया या मोर हो गया। इसके बाद अगर हम इतिहास के स्रोतों के बारे में अध्ययन करें तो मुख्यतः हमें तीन स्रोत देखने को मिलते हैं, जिनमें हमें साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी विवरण के द्वारा हमें इनके इतिहास को समझने में, जानने में सहायता मिलती है। तो आइए हम देखते हैं कि इस मौर्य इतिहास को जानने में जो साहित्यिक स्रोत हैं वह मुख्यतः कौन कौन से हैं। तो इनमें हमें सबसे पहले यह देखने को मिल रहा है कि कौटिल्य या जिसको हम चाणक्य कहते हैं, उनकी किताब अर्थशास्त्र जो राजनीति पर लिखी किताब थी, इसके द्वारा इस प्रशासन के बारे में, इस वंश के बारे में काफ़ी हद तक जानकारी हमको मिलती है। और अगर ये कहें कि और भी अन्य ग्रंथ हैं, जिनमें से हमें मेगास्थनीज की इंडिका जो सेल्यूकस के दरबार से आया था और यहीं पर इसके शासन की या इसके साम्राज्य में इसकी शोभा बढ़ा रहा था। मेगास्थनीज कुछ वर्षों तक यहाँ पर रहा भारत में, और भारत के प्रशासन की या मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की बात या वर्णन जो है यह अपनी पुस्तक इंडिका में करता है। तो इंडिका से भी हमें मौर्य वंश के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा मुद्रा राक्षस जो विशाखदत्त की रचना है, उसके द्वारा भी हमें इसके इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। इसके अलावा जैन ग्रंथों में प्रशिष्ट पर्वन है, कल्पसूत्र है, इनके आधार पर भी हमें मौर्यों के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब अगर हम साहित्यिक स्रोतों के बाद अगर पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो इनमें हमें पुरातात्विक स्रोत में सबसे बड़ा जो स्रोत है वह मौर्य वंश में अशोक के काल के जो स्तंभ लेख हैं, शिलालेख हैं, गुहा लेख हैं, उनके आधार पर हमें मौर्य वंश के बारे में जानने की बहुत सारी जानकारियाँ हासिल होती हैं।
बहुत सारे इतिहास को जानने में सहायता मिलती है, जिनमें अशोक के लगभग 40 से 50 या यूँ कहें कि 50 प्लस ही अभिलेखों की संख्या है, जिसके आधार पर हमें मौर्य वंश के इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। और इसके बाद हमें कुछ ऐसे अभिलेख हैं, जैसे जूनागढ़ का अभिलेख है, रुद्रदामन द्वारा बनाया गया था, सौराष्ट्र प्रांत में है। और इस जूनागढ़ अभिलेख से हमें चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के बारे में बृहद स्तर पर जानकारी मिलती है। और यही सौराष्ट्र प्रांत में ही चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था, और उस समय वहाँ का राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य था। अर्थात जो चंद्रगुप्त मौर्य था, मौर्य वंश का प्रथम शासक, इसने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया और उसका जो राज्यपाल था उसके देखरेख में इस कार्य को किया गया। तो आइए, ये तो रहा जो है पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में या सिक्कों के रूप में हमें इसकी जानकारी मिलती है। इसके बाद हमें विदेशी विवरण भी देखने को मिलते हैं, जिनमें हमें स्ट्रोबो हैं, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को पालीब्रोथस नाम से जो है संबोधित किया है, जो कहीं न कहीं पाटलिपुत्र को इंगित करता है। और इसके अलावा स्पूनर हैं, जिन्होंने मौर्यों को पारसिक बताया। और इनकी जो तमाम उपाधियां हैं, जैसे भारत का साम्राज्य निर्माता या भारत का मुक्तिदाता, तो ये सब विद्वानों के अपने अपने मत हैं, जिनमें बहुत सारे मत हैं, जैसे जस्टिन है, प्लूटार्क है, एरियन हैं। ये सब मौर्य वंश के इतिहास के बारे में काफ़ी हद तक जानकारी देते हैं। आइए यहाँ देखते हैं कि अब हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के कौन कौन सी उपाधियाँ थीं, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो इसकी उपाधियों को हम देख रहे हैं कि इनमें सबसे पहले पाटलिपुत्रक या पालीब्रोथस, जिसको स्ट्रोबो ने नाम दिया था, इसको देख रहे हैं। और प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक, भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट, भारत का मुक्तिदाता, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक। मुद्रा राक्षस में तो चंद्रगुप्त को देवताओं की पदवी से सुशोभित कर दिया गया है, अर्थात राजा जो है या सम्राट जो है पृथ्वी पर देवता का अवतार है, यानी देवतुल्य बना दिया गया है। जैसा कि आदर्शवादियों के द्वारा राजा को ही सब कुछ जो है मान लिया जाता है, राजा ही सब कुछ कर सकता है। तो इस तरह अगर हम इसके उपाधियों में जाएं तो इसमें जो भारत का मुक्तिदाता एक ऐसी उपाधि है जो भारत को यूनानियों और विदेशियों से मुक्त कराया, जो मकदूनियाई दास्ता से ग्रसित था उस समय भारत देश, और इस नाते इसे भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के पहले मकदूनिया या मकदूनियाई जो शासक था उसका यहाँ पर शासन चल रहा था, तो उससे इसकी मुक्ति दिलाता है और भारत का मुक्तिदाता की उपाधि धारण करता है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि यह भारत का प्रथम ऐसा सम्राट था जो भारतीय साम्राज्य को एक विस्तृत स्तर पर रखने का काम किया और भारत को मुक्ति प्रदान करता है विदेशियों से। अब हम इसके कुछ जो अन्य नाम देखने को मिल रहे हैं, जिनमें से अलग अलग नामों से इसे संबोधित किया जाता है। तो इसमें मेगास्थनीज, स्ट्रोबो, एरियन, जस्टिन ने इसे सेंड्रोकोट्स कहा है, अर्थात 4 लोगों ने इसे मेगास्थनीज, स्ट्रोबो, एरियन, जस्टिन ने सेंड्रोकोट्स कहा है, और एपियन प्लूटार्क ने एंड्रोकोट्स कहा है, और फिलाक्स ने सेंड्रोकोपट्स कहा है।
सेंड्रोकोप्स कहा है, कोप्स कहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोप्स, ये इसके अलग अलग नाम विदेशियों के द्वारा बताए गए। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इसे कई नामों से संबोधित किया जा रहा है, कहीं पर पॉलीब्रोथस, कहीं पर एंड्रोकोटस, कहीं पर सेंड्रोकोटस। इसके बाद हम देख रहे हैं कि फरवरी 1793 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के जो प्रमुख थे विलियम जोन्स, इन्होंने चंद्रगुप्त के जो तीनों नाम हैं, सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोप्स, ये तीनों इसी के ही नाम हैं, ऐसा इन्होंने बताया है। और इन्होंने पॉलीब्रोथा का जो नाम उपाधि मिल रहा है, इसको इन्होंने पाटलिपुत्र से जो है अर्थ लगाया है कि ये पाटलिपुत्र ही था जो पॉलीब्रोथा के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसकी जातियों के बारे में अध्ययन करें कि इसकी कौन सी जात थी, तो हमने पहले बताया कि ये मुरा नाम की एक रखेल कन्या से उत्पन्न हुआ माना जाता है, ऐसा वर्णन मिलता है इतिहास में। इसके बाद अगर हम इसके अन्य स्रोतों को देखें तो इसमें ब्राह्मण साहित्य में इसे शूद्र घोषित किया गया है और मुद्रा राक्षस में वृषल और कुलहीन कहा गया है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं, जैसे बौद्धों के ग्रंथ, जैनियों के ग्रंथ, इनमें चंद्रगुप्त को क्षत्रिय बताया गया है और अधिकांश विद्वान इसे क्षत्रिय ही मानते हैं, ऐसा कहते हैं कि यह क्षत्रिय ही था। अब हम इसके प्रारंभिक जीवन की चर्चा करेंगे कि इसका जन्म स्थान या जन्म कहाँ हुआ या कब हुआ। तो हम देख रहे हैं कि इसका जन्म 345 ईसा पूर्व में, या यूँ कहें कि 345 ईसा पूर्व में इसका जन्म होता है और यह पिप्पलीवन के प्रसिद्ध मौर्य कुल में उत्पन्न होता है। जो पिप्पलीवन थे ये शाक्यों की एक शाखा थी और यहीं पर इस चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म होता है। बहुत सारी अनुश्रुतियाँ हैं इसके जातियों को लेकर के, जिसका हमने अभी विवरण दिया और बताया कि इसकी कई जातियाँ हैं। कोई क्षत्रिय बताया, कोई शूद्र बताया, कोई कुलहीन बताया, लेकिन कुल मिला करके इसे जो है तमाम जो लेखक हैं उन्होंने इसे क्षत्रिय ही बताया है। और इसके प्रारंभिक जीवन की चर्चा करते हैं कि इसका प्रारंभिक जीवन कैसे था। प्रारंभिक जीवन इसका बहुत ही सामान्य परिवार से था। इसकी कोई राजकीय वंश परंपरा नहीं थी और ऐसा कहानी मिलता है कि एक बार राजकीलम नाम का खेल चंद्रगुप्त खेल रहा था और उसी समय चाणक्य की नज़र इस पर पड़ती है और वहीं से उसको 1000 करसापड़ में या चांदी के सिक्के में, करसापड़ को चांदी का सिक्का कहा जाता था उस समय, और इस चांदी के सिक्के को 1000 रुपये दे करके चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने खरीद लिया और ख़रीद करके यह धीरे धीरे इससे दीक्षित किया और लगभग 8 साल तक इसे शिक्षा दीक्षा प्रदान किया तक्षशिला में ला करके। चाणक्य तक्षशिला का एक गुरु था जो तक्षशिला में अध्यापक था और यहाँ पर ला करके चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा देता है और इसे सैनिक शिक्षा देता है। तो इस प्रकार एक इसे सशक्त साम्राज्य स्थापित करने लायक इसको बना देता है। और इसके बाद इसने अपने गुरु या चाणक्य की सहायता से ही साम्राज्य विस्तार का प्रारंभ करता है और धीरे धीरे नंदों का विनाश, और उसके बाद सर्वप्रथम इसने पंजाब पर आक्रमण किया और इसकी पंजाब की पहली उपलब्धि थी। पंजाब को इसने सबसे पहले जीता और लगातार जीतता हुआ पूरा अपना साम्राज्य लगभग उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक इसकी पूरी सल्तनत फैल गई, जो भारत के साम्राज्य निर्माता के रूप में कही जाती है। तो अगर हम इसके उपलब्धियों को देखते हैं, इसकी राजनीतिक उपलब्धियां क्या थी, क्या क्या विजय किया, तो सर्वप्रथम इसने पंजाब पर आक्रमण करके पंजाब को जीतता है। पंजाब को जीतने के बाद वह एक पर्वतक नाम के या पर्वत
पर एक राजा राज करता था कुछ लेकर के सेनाओं को, और इससे मित्रता करके इसने जो है अन्य लोगों को भी जो है जीतता है। और इस पर्वतक का राजा जो था, पर्वतक नाम का, इसका पुत्र बाद में मलयकेतु होता है इसकी मृत्यु के बाद। और मलयकेतु इस चंद्रगुप्त मौर्य के खिलाफ विद्रोह कर देता है और फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका दमन किया। यानी मलयकेतु का इसका पहला जो दमन होता है, अर्थात पंजाब विजय, पर्वतक राजा से मित्रता और मलयकेतु के विद्रोह का दमन, ये इसकी प्रारंभिक सफलताएं थीं। और धीरे धीरे वह आगे बढ़ता हुआ चला गया और बीच में एक बार इसका जो है मगध की तरफ ही उसने ध्यान किया। और मगध का सेनापति उस समय भद्रशाल था, जो घरानंद का सेनापति था, उससे इसकी लड़ाई हुई और उसने मगध का विजय किया। मगध विजय के बाद इसने अपना राज्याभिषेक किया 322 ईसा पूर्व में, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक 322 ईसा पूर्व में होता है। अब हम सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस, जो सीरिया का शासक था, इसके युद्ध की चर्चा करते हैं। और इसका सबसे मुख्य युद्ध था सेल्यूकस से युद्ध, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस का युद्ध इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध है। तो हम देखते हैं कि सेल्यूकस का जो युद्ध होता है 305 ईसा पूर्व में सिंधु नदी को पार करता है चंद्रगुप्त मौर्य, और 303 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त और सेल्यूकस से इसकी संधि हो जाती है। और इस संधि में बहुत सारी चीज़ें इसको मिलती हैं, जिनमें उसकी पुत्री सेल्यूकस की पुत्री रानी हेलेना, कहीं कहीं पर छेलना भी मिलता है। तो हेलेना से इसका विवाह होता है, यानी कि वैवाहिक संबंध, यानी अंतर्राष्ट्रीय वैवाहिक संबंध बनता है कहीं न कहीं इस मौर्य वंश में। और इसके साथ साथ सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से या चंद्रगुप्त को 500 हाथियाँ भी उपहार में देता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इस संधि के द्वारा कहीं न कहीं एक दहेज की शुरुआत होती है 500 हाथियों के रूप में, और अपनी लड़की की शादी भी किया। तो इस प्रकार यह एक प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसके साथ साथ इसने 4 प्रांत भी दिए चंद्रगुप्त मौर्य को, जिसमें कंधार, काबुल, मकरान, हेरात, ये सब प्रांत थे जो चंद्रगुप्त को प्रदान किए गए। इसके अलावा चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज आया, या भारत आने वाला प्रथम राजदूत था, जो सेल्यूकस का अपना राजदूत था। इसने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। इसके बाद जो इसकी तमाम विजयें हैं, जो पूरे समुद्र पर्यंत जिसको कहा जाए, चारों दिशाओं में इसकी ध्वजा लहरा रही थी। पूरब में बंगाल से लेकर के पश्चिम में तथा उत्तर में दक्षिण तक लेकर के पूरा चारों दिशाओं में इसके विजय पताका जो है लहरा रही थी। तो इस प्रकार हम इसके विजयों को देखते हैं, जो मौर्य वंश के इतिहास में या मौर्य वंश के प्रथम साम्राज्य निर्माता के रूप में जाना जाता है। तो ये रही इसकी राजनीतिक उपलब्धियां जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब हम लोग अगले कक्षा में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे और धीरे धीरे सम्राट अशोक के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।